मोशन में सबसे पहले ये बताओ, कॉमन सी बातें जो हैं, जो सबको पता है, क्या है? लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसका पूरा नाम है ना? हाँ, न्यूटन को। पूरा नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? तीन तीन लॉ तीन। दिए थे। चार दिए थे पर वो चौथा नहीं पढ़ते हैं। चलो अच्छा, 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। तो पहला लॉ देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बताओ भाई क्या होता है फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये बताओ, इनर्शिया के बारे में जानते हो? हाँ सर। मोमेंट कम होते हैं। हाँ। सुनो, इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी का 3 तरीके से अपोज करता, मतलब 3 चीजों का अपोज करता है। देखना क्या क्या। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? तीन तीन टाइप का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन, ऑल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझो, थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो एक कोई पत्थर रखा है, नहीं, एक कोई भारी सा ब्लॉक रखा है, खूब बड़ा। एक कोई ब्लॉक रखा है जमीन पे, ठीक है, और एक रखा है छोटा सा ब्लॉक जमीन पे। तो पहले तो हम रेस्ट में रखें दोनों। अब हम इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, इसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो हमें इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ। अच्छा, इसको डिस्प्लेस करना है तो इसमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा हाँ। किसमें लगाना पड़ेगा? क्या इसमें लगाना पड़ेगा? हाँ। यस सर। और इसमें कम फोर्स लगाना पड़ा। अच्छा देखो, रेस्ट में है दोनों, ध्यान रखना, दोनों रेस्ट में है, लेकिन इनको मूव कराने में हमें इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसमें कम फोर्स। कुल मिलाकर फोर्स तो लगाना ही पड़ रहा है ना। क्यों लगाना पड़ रहा है ये फोर्स? क्यों लगाना? क्योंकि हम जैसे इसको डिस्प्लेस करते होंगे तो ये अपोज करता होगा। क्या करता होगा? अपोज। अपोज। समझ में आ रही है? ये अपोज करता होगा डिस्प्लेस होने का। अच्छा, ये भी अपोज करता है डिस्प्लेस होने का। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन स्टार्ट करने का क्या करता है? अपोज करता है। इस अपोज करने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया बोलते हैं। ठीक। तो अभी देखो, ये रेस्ट का, रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन। मान लो, ऐसे सोचो, 2 पर्सन है, ये 2 लोग हैं, इसकी तरफ एक पत्थर लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूमता हुआ लुढ़कता हुआ ऐसे चला आ रहा है, और इसकी तरफ ये वाला पत्थर चला आ रहा है। ठीक। अब बताओ, मास इसका बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा है, तो रोकेंगे, दोनों को रोकना है। ज्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? ए को या दूसरी बी वाली। बी को? क्यों? क्यों भाई? ये तो दोनों मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं दोनों, लेकिन इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट, है ना, और इस यस। लगाना पड़ेगा, इसका फोर्स कम होगा। क्यों? इसी को तो बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब ये मोशन में है दोनों, तो रेस्ट में आने का अपोज करेंगे। मतलब कुल मिला के चेंज होने का अपोज होता है। अब जो स्टेट है उनकी, उसका चेंज का अपोज करते हैं। जैसे यहाँ पर रेस्ट स्टेट है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, मोशन स्टेट का अपोज करेंगे। यहाँ मोशन में है तो ये रेस्ट में आने का अपोज करेंगे, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आई बात? आप देख रहे हो दोनों में इनर्शिया इसका ज्यादा था। देखो यहाँ इनर्शिया इसका ज्यादा है, तो इनर्शिया है क्या यार? इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है एक्चुअली में? इनर्शिया का मास। 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 तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? बोलो। यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो, ठीक है, ये चला आ रहा है ऐसे, मान लो एक कोई ग्राउंड ही मान लो,
एक कोई बड़ा सा पत्थर है, वो ऐसे रेस्ट में चला आ रहा है, वो घूमता हुआ लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसको 90 डिग्री से टिल्ट मोड़ दें ऐसे, तो क्या तुम्हें अभी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना। लगाना पड़ेगा। आप वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे, आप इसकी स्पीड मान लो 10 है तो 10 ही रखते हैं हम, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। तो क्या ये बिना फोर्स के डायरेक्शन अपनी बदलने देगा? नहीं सर। नहीं। क्योंकि ये डायरेक्शन बदलने का भी क्या करता है? अपोज करता Opposite है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। direction। तो कुल मिला के इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है? मास है। द लार्जर इज द मास, द लार्जर इज द इनर्शिया। ठीक है बेटा, ये बात समझ? सर मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स ना लगे तो वो वैसे ही चलता जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लगे तो वो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। जिस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से कर रहा है, हमेशा उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। मतलब कुल मिला के लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। अच्छा, क्या क्या नहीं बदलता? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं हम, तो क्या नहीं बदलेगा? वेलोसिटी अगर जीरो रहेगी, या जो भी वेलोसिटी है वही रहेगी, ना तो स्पीड बदल सकती और ना ही डायरेक्शन। समझे कि नहीं? यस सर। वेलोसिटी में कितने क्वांटिटी होती हैं? 2, स्पीड और डायरेक्शन। Direction। तो अगर तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे, नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या होगा फिर? ना तो स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन बदलेगी। मतलब क्या कांस्टेंट रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब मैं लॉ ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, तो देखो क्या है। इफ अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, मैं कोई याद नहीं है कोई स्टेटमेंट में ऐसा, समझ गए ना? इफ देयर इज नो, बोलो, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नो एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे अगर मैं लिखूं एक्सटर्नल फोर्स, समझ गए ना? हाँ। ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन बोलो, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। देन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉडी इतना ही सफिशिएंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये लिख लो लॉ ऑफ इनर्शिया में। सर बोलो। मतलब यही ना, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। हाँ, मैंने अभी अब वो सब वो छोटे जब होते हैं ना तब लिखते हैं वो सब। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन। एक्चुअली अब हमें मैथमेटिकली हर चीज को सीखना है ना, तो मैंने देखो हाँ, सर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है। हाँ। इनर्शिया की डेफिनेशन सर। सर एक मिनट पिछली स्लाइड दो। और आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। वही, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। सर बोलो। सर अगर समझो हम ऐसा सोचे कि किसी बॉडी को दो साइड से, मतलब ईस्ट और वेस्ट साइड से दबा के रखा है और नेट फोर्स 0 हो रहा है, और हम अगर उस बॉडी को नॉर्थ साइड से ऐसा निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट दोनों होगा ना? ये लिख गया? पहले ये बताओ, लिख गया ये वाला? हाँ। अब तुम बताओ, यहाँ पे बताओ क्या कह रहे हो। यहाँ हमने ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब हाँ, तो ईस्ट से भी उसको एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और वेस्ट से भी, और उसका नेट 0 हो रहा है। ठीक है। और फिर अगर हम उस बॉडी को ऊपर से, मतलब नॉर्थ साइड से, नॉर्थ इन द सेंस 3D में ऊपर, जेड वर्टिकल एक्सिस, ये हाँ वर्टिकल वर्टिकल, वहां से निकालने की कोशिश करें उसको, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि उस बॉडी में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं, देखो यहाँ बिल्कुल है, सब कुछ है यार। इनर्शिया ऑफ, देखो ना, तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो और मोशन भी बदलने की, वो वेलो रेस्ट में था, ये मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो।
तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, बिल्कुल है। हाँ सर। रेस्ट में है तो तुम मूवमेंट कर रहे हो, तो डायरेक्शन भी तो चेंज ही कर रहे हो ना, डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में ले जा रहे हो ना, ठीक है। सर पर रेस्ट हाँ वाला और सर, समझा। डायरेक्शन एक साथ नहीं अब कोएक्सिस्ट वैसे जो डायरेक्शन का इनर्शिया होता है ना, वो तब के लिए वैलिड होता है जब कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही होती है। जैसे अगर यहाँ पे ये चल रही होती ना ऐसे, और फिर तुम इसको ऊपर खींचते, तो इसमें इनर्शिया ऑफ वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन डायरेक्ट मोशन दोनों होते हैं, समझे ना। तो अभी ये रेस्ट में ही अगर हो, तो इसमें रेस्ट से अगर किसी बॉडी को तुम ऐसे ले जा रहे हो, तो फिर इनर्शिया ऑफ वो नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसमें अगर तुम रेस्ट में रखे हो और सीधा ऊपर ले जा रहे हो, तो इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन अकेला होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ सर, समझा अभी। चलो और बताओ, बताओ बेटा, कोई दिक्कत? ये लिख गया? समझ गए सर। चलो आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो था जनरल, ऐसी फालतू की बातें थी। कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे मेन जो लॉ है, कौन सा? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम से। मोमेंटम कंजर्वेशन। of conservation of लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ मोमेंटम, बस इतना ही बोलना है। very good. चलो भाई, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो सबसे पहले ये बताओ लीनियर मोमेंटम कौन सा, उसका पूरा नाम क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी लिखते हैं हम इसको। पी बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी। हाँ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, और इसका इसमें डायरेक्शन है। तो ये मान लो मास है 2, तो 2 टाइम्स ही तो हो जाएगा ये वाला वेक्टर बस। अच्छा, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। होगा ना सर। तो मास इनटू ये वेलोसिटी वेक्टर पूरा एक वेक्टर ही होगा, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम वेक्टर। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहली बात समझ गए कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ। हाँ सर। वेक्टर का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल है। बिल्कुल, अब तुमने सही बात कही। और मोमेंटम वेक्टर का यूनिट वेक्टर वही है जो वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। समझ गए? ठीक। समझ गए। और एम ऑफ द कांस्टेंट। ये हो गया लीनियर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला, ये सबको पता होना ही चाहिए। अब सुनते जाना ध्यान से, आराम, धीमे धीमे पढ़ेंगे आज थोड़ा सा। तो लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? लॉ ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर हम इस मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मतलब ये चेंज करना चाहते हो तुम मोमेंटम, तो फिर मतलब मास थोड़ी, ये वेलोसिटी बदल रहे होगे ना। हाँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि मास कांस्टेंट है। क्या जरूरी है मास कांस्टेंट रहे? इससे बदल भी सकता है। जैसे रॉकेट प्रोपल्सन होता है, उसमें तो मास कांस्टेंट नहीं होता। फ्यूल जलता है तो गैसेस बनती है, तो उसमें ये m कम होता जाता है कंटिन्यू। हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं अभी, इस चैप्टर में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि हमें मास को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। फिर हम लोग एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम, समझे ना। उसमें हम को भी बदलेंगे और वेलोसिटी को भी बदलेंगे, दोनों बदलेंगे। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि मास क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। हम लेके चल रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो देखते हैं फिर। तो न्यूटन ने बताया कि लीनियर मोमेंटम ये होता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसने सेकंड लॉ क्या बताया, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बताया? उसने बोला कि द नेट, शब्दों पे ध्यान, नेट लिख रहा हूं मैं, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इसको ऐसे लिख देते हैं, F
और यहाँ बगल में सफिक्स में एफ एक्सटर्नल ये लिख देते हैं, ठीक है। एफ एक्सटर्नल is not equal to, is directly proportional to, is directly proportional to, हाँ क्या बोलो, Rate of change of momentum. Rate of ये सब Rate of change of ये सब रेट ऑफ चेंज ऑफ ठीक है। चलो भाई तो लिखते हैं, क्या लिखें इसको, F external directly प्रोपोर्शनल टू बोलो p बाय dt। dp by अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ, कौन सा रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू time. ये और बढ़ा लेना है इतना, ठीक, टाइम ऑफ दैट बॉडी, ठीक। तो यहाँ डी बाई डी टी, यहाँ क्या लिखें, MV vector. E. ई वेक्टर, ठीक। तो एफ एक्सटर्नल बराबर, अब ये ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो, अपन लोग इतने फैमिलियर हो चुके हैं। क्या लिखेंगे इसको, dp vector तो एफ एक्सटर्नल बराबर एक कांस्टेंट आता है वो 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। तो फाइनली हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ एक्सटर्नल बराबर dp vector by dt। ये बात सब लोग समझ गए, समझ गए। हाँ सर। सबसे पहले इतना लिख लो। सर हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं ना? कांस्टेंट आया 1, ओके सर। सिंपलिसिटी के लिए 1 ले लिया गया, उसने न्यूटन ने सिंपलिसिटी के लिए 1 ले लिया था। वो यूनिट ऐसा कहता है कि वो नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वो, इसमें एक्चुअली में देखो, इसमें आप जो ये P और इसको डिफाइन करने का तरीका है बस, कि तुम कैसे इसको डिफाइन करते हो कांस्टेंट को, ठीक है। तो उसने इसको डिफाइन किया 1, यूनिट यूनिट ली जाती है उसमें सब। जल्दी लिखो बेटा इतना। सर पर अगर रेट पूछे तो वो डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आता है, नहीं उसका मतलब किसी चीज का चेंज जो है वो कई चीजों के रिस्पेक्ट में हो सकता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी तो बोलते हो आप, हाँ dv बाई ds और dv बाई dt भी बोलते हो। ये लिख गया, तो सर इधर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में है। हाँ dp बाई dt लिख गया। हाँ सर। अब क्या करें, पुट p वेक्टर बराबर M into V vector. रखो, तो f एक्सटर्नल इक्वल क्या आ जाएगा, Mass into acceleration. ये f एक्सटर्नल क्या है, नेट है, ये नेट समझे ना, नेट। तो बराबर रख दो यहाँ पे, तो m तो बाहर आ जाएगा, क्यों भाई, हाँ dv dv बाई dt क्या होता है, Acceleration. समझे कि नहीं। देखा, ये आ गया फॉर्मूला अपना, f बराबर m इंटू ए है। चलो लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। सर अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं भी होता तो भी यही फॉर्मूला है। मास कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका तुम डिफरेंस dm by dt भी आ जाता फिर। m नहीं, dt सुनो सुनो, हाँ, m इंटू, सुनो तो पहले m इंटू भी रखोगे ना, तो m को बाहर कैसे कर सकते हो तुम डिफरेंशिएट, u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा फिर। अभी हमें रेस्ट्रिक्शन में m का Okay. रेस्ट्रिक्शन है,
अभी मास को हमें कांस्टेंट पढ़ना ही है, फिर हम वेरिएबल मास सिस्टम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे बड़ा सा। अभी तुम उसके बारे में मत सोचो, हाँ नहीं तो फिर इसी में दिक्कत हो जाएगी अभी। चलो बेटा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स की होगी, है ना। चलो नोट नंबर 1 लिखो सब लोग, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ। नोट नंबर 1 लिखो, बोले, अरे बोलो बोले, हाँ। लिखो द डायरेक्शन ऑफ, हाँ सर। द डायरेक्शन ऑफ, सर ये दे रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ बॉडी, क्या सर? एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ बॉडी। नोट नंबर 1, लिख गया। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। लिखा सर। आ रही है सर। चलो अगला नोट देखो। अच्छा एक बात बताओ, इफ, ध्यान सुनना, इफ f इक्वल 0, चलो अब बताओ क्या बोलोगे, f बराबर 0 देन A बराबर 0, m इंटू a वेक्टर बराबर 0, मतलब a वेक्टर बराबर 0, बराबर 0 है ना, और v वेक्टर बराबर, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये तुम्हें पता है, देखो f बराबर 0 ये सेकंड लॉ से चल रहा था, a बराबर 0 आ गया सेकंड लॉ है, और b बराबर कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ था? फर्स्ट वाला। पहला। फर्स्ट लॉ था, आ गया, यही तो है, a बराबर 0 फर्स्ट लॉ, ये v वेक्टर इफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है आप देख सकते हैं जो सेकंड लॉ है बिल्कुल कंसिस्टेंट है विद फर्स्ट लॉ, है ना। बोलो 10 नहीं ऐसे लिखना 10 ना, फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ, और रिजल्ट आया ये फर्स्ट लॉ, मतलब 10 वी कैन से second law is consistent with first law। अब ये सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है, सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है ना, मैं एग्जिट हो गया था। क्या पिछली स्लाइड दिखाओ। सर आपने क्या बोला था अभी सेकंड? सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है कि स्केलर लॉ है? वेक्टर होगा। वेक्टर। सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है, समझ गए ना। अब वेक्टर लॉ है, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुम्हें याद है तुम भी वेक्टर लिखते हो ना, कोई भी वेक्टर लिखते हो तो इसको एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स में लिखते थे, याद है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही हमें पता है
एक और नोट लिखना अगला, लिखो नोट में, सेकंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ ठीक है। सो अब जरा बताओ, नेट फोर्स, ध्यान से सुनना अभी, नेट फोर्स अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स लिखूंगा क्या, हाँ Yes. आगे क्या लिखोगे, डी वाई डी टी, पूरा पी वेक्टर के पी एक्स वेक्टर, Px. ये मोमेंटम के भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, समझ गए। तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें, एम, इसको लिखो एम बाहर, डी, AX में एक्स एक्स तो फिर एम इंटू ये क्या आएगा, Ax vector. ये ध्यान रखो, तीनों अलग अलग एक्स वाई जेड में रिजोल्यूशन करने के बाद आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एफ बराबर एम इंटू ए लगाओगे, क्लियर है। ऐसे ही Yes sir. इसमें लिखो, ऐसे ही पूरा जेड में लिखो, सब लोग खुद लिख लो। सर पिछले क्या स्लाइड बोला में थोड़ा सा आपने? रह गया था। सर अभी आपने क्या बोला? मैंने एक्स में लिखा, हाँ ऐसे ही वाई और जेड में तुम लोग खुद लिख लो। नेट फोर्स ना सर? हो गया सर। 1 मिनट। लिख गया, यस सर। यस सर। ये लिख गए तीनों वाई और जेड में। हाँ अगला नोट, अच्छा पता है तुम्हें, एक बॉडी जो होती है हम लोग जब ये फॉर्मूला एफ बराबर एम इंटू ए लगाएंगे, तो जो बॉडी होगी ना, पूरी बॉडी, उसको हम क्या मान लेंगे, पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लेंगे। क्या मान लेंगे बोलो? Point mass. एक्चुअली में ये जो इक्वेशन होती है, लिखो नोट में, द इक्वेशन एफ बराबर एम इंटू ए is valid for a single particle, समझे कि नहीं? नहीं समझे। सिंगल पार्टिकल मतलब एक छोटा particle का point में। आप नेट फोर्स लगाओगे तब ये एफ बराबर एम इंटू ए वैलिड है। मतलब ये कि जो हम पूरी बॉडी लेंगे ना, उसको हम क्या एज्यूम करेंगे हमेशा, कि पूरी बॉडी तो बड़ी है लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि पॉइंट मास है ये, ठीक। यस तो तुमसे बोल रहे एक ब्लॉक है, मैंने बोला एक ब्लॉक है, सुनना ध्यान से, मैंने बोला एक ब्लॉक रखा है, तुम ब्लॉक को ये नहीं सोचोगे डायमेंशन इतनी बड़ी है इसकी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप बस ये सोचो कि एक पॉइंट मास है ये, बस। जब हम डील करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो हम पूरी बॉडी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, Point mass. पॉइंट मास में, फिर लगा देंगे सर वो सिंपलिसिटी के लिए क्या? सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। अब देखो ये बताओ, एक बॉडी है ये, तो इसमें बॉडी बहुत बड़ी है, इसके पार्टिकल्स होंगे, तमाम एटम्स होंगे,
Yes, sir. मतलब ये एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे बोल दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा होगा? लग रहा ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ घसीट रहा होगा और ये वाला अपनी तरफ घसीट रहा होगा, लेकिन इनका नेट क्या होगा? नेट जीरो रहेगा। 0 होगा सर। ऐसे ही यहाँ पे देखो, कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लो आप, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से घसीट रहे होंगे, है ना? तो उन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा? जीरो ही होगा। मतलब दोनों का क्या, इसका मतलब पूरे सिस्टम पे जो अंदर इंटरनल फोर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आता है हमेशा? 0 आता है। द रिजल्टेंट माने नेट, समझ गए ना? सबका समेशन। तो द रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम की बात कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहूं दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में एक ऐसे फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स। अब मैं कहूं इस पार्टिकल पे देखो, तो ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो इन पूरे सिस्टम पे 0 होगा, एक पे 0 नहीं है। समझे कि नहीं? इसको देखोगे तो इस पे तो लग रहा है ना फोर्स, ये लग रहा, देखो इस पे फोर्स ये लग रहा है कि नहीं? अगर तुम सिर्फ इसको देखोगे तो इस पे भी ये देखो फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर इसको देखोगे तब ये दोनों उल्टे और इक्वल हो जाएंगे, तो नेट 0 आ जाएगा। यस सर। पक्का? जैसे एक हड्डी है, मान लो एक हड्डी है, ऐसे एक कुत्ता है, ये कुत्ता है, हड्डी को ये अपने पकड़ा हुआ है मुंह से, ऐसे दूसरा कुत्ता है यहाँ से ऐसे पकड़े हुए अपने मुंह से, समझे ना? हाँ सर। ये दूसरा सर बहुत अच्छे रहेंगे। ये दूसरा कुत्ता है। अब देखो दोनों खींच रहे एक दूसरे को, हड्डी को। एक यहाँ फोर्स लगा रहा है हड्डी पे, F, एक यहाँ फोर्स लगा रहा है हड्डी पे, F, लेकिन हड्डी वहीं की वहीं है बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? इस फोर्स क्या है? नेट फोर्स 0 है ना? लेकिन अगर हम तुमसे कहें सिर्फ इसने कितना फोर्स लगाया, तो वो तो नहीं है ना 0, ये इसने तो लगाया है, ये देखो F लगाया, F तो नेट 0 है। लेकिन अगर तुम कहो इस कुत्ते ने 0 फोर्स लगाया, तो ये गलत है, कुत्ते ने एक फोर्स लगाया है, F, ठीक है? यस सर। अब थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे समझे मैंने क्या बोला? एक सिस्टम अगर तुम पूरा डिसाइड करोगे, पूरा सिस्टम ले लोगे, तो उस पे इंटरनल फोर्सेस जो भी होंगे, उन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। ठीक है? तो इज वैलिड फॉर सिंगल पार्टिकल। और दूसरा एक और नोट लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ internal forces, the resultant of internal forces on a system। अब सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो बिल्कुल। on a isolated system is an isolated system is 0। मतलब एक बॉडी है ऐसे कोई जिसका दुनिया में और किसी सबसे आइसोलेट है ये, तब फिर इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इंटरनल फोर्सेस, सबका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। अभी हम इसको धीमे धीमे और सीखेंगे, समझेंगे, धीमे धीमे आएगा सब। अभी पहले इतनी बात समझ गए, इसको और इसका और एलेबोरेशन करेंगे अभी हम इसका। ठीक है बेटा? सर वो आइसोलेटेड क्यों लिखा है वो नहीं समझा, आइसोलेटेड हम अभी बताएंगे तुम्हें, ठीक है? आइसोलेटेड का मतलब है जिसका किसी से भी और दूसरा कोई कनेक्शन ना हो, ठीक? हाँ। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना बस लिखवा दिया मैंने, मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। अभी तुम थोड़ा सा टाइम दो मुझे, है? सर अगर बॉडी मोशन में है तभी भी इंटरनल फोर्सेस का सम 0 रिजल्टेंट 0 रहेगा। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे? सर बॉडी मोशन में है तभी भी इंटरनल फोर्सेस का हमेशा, बिल्कुल हमेशा इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक? ठीक है, इसलिए वो पार्टिकल स्टेबल है ना फिर, इसलिए हाँ मतलब वो बोल रहा है इसलिए वो पार्टिकल स्टेबल है। सही है, ठीक है।
अब हाँ थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस अपन करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। सबसे पहले कुछ मैं फोर्सेस आपको बनाऊंगा, कुछ एफवीडी बनाऊंगा। एफवीडी मैं एक शब्द यूज करूंगा बार बार, क्या? एफवीडी, इसका मतलब होता है फ्री फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम, ठीक है, देखेंगे ये क्या होता है, लेकिन उसके पहले कुछ फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू दिस। तो बताएं नॉर्मल, देखो, देखना ध्यान से। मान लो एक हमने ग्राउंड, ये सरफेस ले लिया, ऐसा ग्राउंड ले लिया, ये हमने ग्राउंड लिया और इस पे ग्राउंड पे एक ब्लॉक रख दिया ऐसा, ठीक। अब इस पे सारे फोर्स लगाओ। अच्छा चलो लगाते हैं, अच्छा देखना ध्यान से। mg और n आएगी। तो सबसे पहले तो एक इस पे mg लगेगा नॉर्मल, वो mg अर्थ लगा, कौन लगाएगा mg इस पे? देखो ये अर्थ। अर्थ इस पे mg लगा रही है, ठीक, समझ गए ना? हाँ अर्थ ने लगाया mg। अच्छा अब सोचो इस ब्लॉक पे mg लग रहा है नीचे, और ये है टेबल रखा हुआ है, मान लो टेबल है ये, तो ये ब्लॉक इस mg की वजह से नीचे क्यों नहीं घुसा जा रहा? क्योंकि दूसरा फोर्स, क्योंकि टेबल उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्योंकि इस ब्लॉक ने, देखो इस ब्लॉक पर फोर्स लगा, किसने लगाया? mg, अर्थ ने लगाया, ठीक है? हाँ अच्छा अब ब्लॉक ने एक फोर्स लगाया इस टेबल पे, ब्लॉक दबा रहा होगा कि नहीं टेबल को नीचे? हाँ तो टेबल पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे। अपन को एफबीडी किसका बनाना है? ब्लॉक का बनाना है। तो मैं टेबल का वाला फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? टेबल पर जो लग रहा है वो नहीं दिखा रहा हूं। कौन से दिखा रहे हैं हम तुम्हें? फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहे हैं। तो सोचो ब्लॉक ने इस टेबल को नीचे दबाया, तो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो बहुत कॉमन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ सब लोग जानते हैं। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबको पता है ना? तो थोड़ा डिटेल ही बता दे रहे तुम्हें। देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो सरफेस है इस पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे सारे फोर्स क्या करो? डिस्क्राइब करो। किस पे? लेकिन ब्लॉक पे। और इवन यहाँ पे जो है ये मैं अर्थ भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है? चलो और सब में बताना है एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है, ठीक है? तो सबसे पहले अर्थ क्या किया होगा इस पे? mg। अर्थ ने इस पे एक फोर्स लगाया ब्लॉक पे, तो क्या ब्लॉक ने अर्थ पे नहीं लगाया होगा? लगाया ना। बिल्कुल उतना ही, ब्लॉक भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हो गया एक। ध्यान रखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन होगा वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। फ्रिक्शन का रिएक्शन हमेशा फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल का रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होगा, समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ देखो इसने, अर्थ ने इस पे mg लगाया, इसने भी इस पे mg लगाया। दोनों कौन से टाइप के फोर्स हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हैं कि नहीं? चलो अब देखो ये ब्लॉक इस टेबल को दबा रहा होगा, मैं वो लिख नहीं रहा, वो नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है? ये चलो बना देते हैं। ब्लॉक ने टेबल को दबाया होगा, तो टेबल पे लगा होगा ऐसे, क्या? नॉर्मल जब सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो टेबल ने भी इस पे ऊपर की तरफ लगाया होगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, ऐसा होगा ब्लॉक। समझे कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इस पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली लगता है, छोटा 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 मिला के पूरा सबको जोड़ के एक नॉर्मल लिख देते हैं हम यहाँ पे। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये नॉर्मल एक पॉइंट पे नहीं लग रहा, वो तो हमने लगा दिया है। नॉर्मल यहाँ 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 हर जगह थोड़ा 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 लग रहा है, उन सबका रिजल्टेंट मैंने लिख दिया क्या? एन। ऐसे ही इसने भी हर जगह टेबल पे थोड़ा थोड़ा लगाया होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो ब्लॉक ने इस टेबल पे लगाया ये नॉर्मल,
टेबल ने ब्लॉक पे लगाई है नॉर्मल, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, समझ गए? हाँ यस सर। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगता है हमेशा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नोट में नंबर 1 में यही लिखना है बस। क्या लिखना है बोलो? नॉर्मल रिएक्शन ऑन एनी सरफेस always acts, बोलो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो लिखो जल्दी से ये, और ये डायग्राम बनाओ पूरा। सर वो आपने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जो बोला वो भी लिखना था क्या? क्या आपने जो बातें बताई थी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, वो भी लिखनी थी क्या? फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मैंने क्या बताया? इतना ही लिख लो वैसा भी तो। ऐसे कुछ नहीं पता है नोट में ये लिख लो पूरा, ये वाला डायग्राम टॉपिक कौन सा है? ये लिख लेना। अभी इसके और भी हैं। सर। हाँ बोलो। यही कहना था ना कि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल वही तो लिखा है मैंने, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, हाँ सर। देखो बेटा जल्दी जल्दी, फिर हम इसके और केस बताएं तुम्हें। पलटे पेज। हाँ सर। सर हाँ बोलो। मतलब सेम टाइप के फोर्सेस ही एक दूसरे के साथ एक्ट करते। बिल्कुल, एक्शन रिएक्शन बनते हैं, एक्ट तो कम तमाम करते हैं। हाँ सर। हम नॉर्मल लगाएंगे तो वो भी हम पे नॉर्मल लगाएगा। अब नॉर्मल का मतलब कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन। अब देखो यहाँ पे बताओ, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ इसका एफबीडी बनाओ, बना सकते हो? इनके परपेंडिकुलर लगेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर। सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन, देखो ये थीटा एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन पे लगेगा नॉर्मल ऐसे। जब कौन लगाएगा? ब्लॉक लगाएगा ऐसा परपेंडिकुलर, तो ब्लॉक पे ये लगा देगा ऐसे, समझे? कॉन्टैक्ट सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब सुनो सुनो पहले, mg लगाओ। तो mg तो यार इस पे ऐसे ही लगेगा ना, mg तो अच्छा mg का एक कंपोनेंट आएगा क्या? अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर। अरे सुनो, अगर बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो mg sin थीटा। एक यहाँ आएगा, ये समझे कि नहीं? यस सर। ये एंगल देखो थीटा होता है। हाँ। तो ये क्या होगा? mg mg cos थीटा। mg sin थीटा। दिमाग लगाएं, अच्छा देखना। अच्छा अब इस mg से कोई मतलब नहीं है हमें, इस mg को भूल जाओ, अब हम कंपोनेंट्स को डील करेंगे, ठीक है? तो तुम्हें क्या लग रहा है ये ब्लॉक जो है वो कहाँ चल सकता है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के डाउन द अलोंग प्लेन या अप द प्लेन, बस। और तो परपेंडिकुलर टू प्लेन फाड़ के थोड़ी चला जाएगा, समझे? इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक में, इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली डायरेक्शन में क्या कभी वेलोसिटी आ सकती है? नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो। तो फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन नेट फोर्स इस पे कितना होगा? जी। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है वो पता है इसके mg के इस कंपोनेंट को क्या कर ले रहा होगा? कैंसिल कर दे रहा होगा। बैलेंस कर ले रहा होगा। क्या कर ले रहा होगा? बैलेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल और mg cos थीटा बराबर है? हाँ बोल सकते। हाँ अच्छा लेकिन mg sin थीटा, तो mg sin थीटा देखो डिफरेंट है ना, हैं? मैग्नीट्यूड बराबर होगा ना, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। n और mg को, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ भैया, मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ। तभी तो जीरो होंगे, नहीं तो का डायरेक्शन थोड़ी इनकी सेम है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। आप देखो mg sin थीटा क्या इसको नीचे घसीट रहा होगा? हैं? सर आपकी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बीच में चली गई। हाँ अभी आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अभी आ रही है आवाज?
हाँ सर। mg sin थीटा क्या कर रहा होगा, इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। हाँ सर। खींच रहा हूँ। लेकिन मान लेते हैं कि ये नहीं खिसक रहा, ये रेस्ट में है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ जो सरफेस है उस सरफेस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन। क्या लग रहा होगा, चल ये फ्रिक्शन भी बैलेंस कर रहा होगा किसको, mg। साइन थीटा। वो तो टोटल रेस्ट में। ये समझ में आया, ये एफवीडी मैंने एक बनाया है है? हाँ सर समझ में आ गया। चलो, अगला केस लिख लो, ये लिख लो अगला केस। सर मतलब हमें करना ही है क्या रेस्ट में कुछ भी करके, ये FBD नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे ये एक जनरल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। सर मतलब ये रेस्ट में और हम देख रहे हैं कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसमें। बस बस बस, ये रेस्ट में था और मैं देखना चाहता था कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, है ना, बैलेंस कैसे हो रहे होंगे फोर्स, समझे। चलो ये जल्दी से लिखो इसको केस पूरा। सबसे पहले क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिजॉल्व। परपेंडिकुलर डायरेक्शन इमेजिन करना पड़ता है, जैसे तुम वहां करते थे काइनेमेटिक्स में अभी तक किया है, वैसे इसमें भी करना पड़ता है। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें देखना पड़ता है कि एक्सेलरेशन कहाँ है, इसमें ये बॉडी मूव कहाँ कर रही है। एक डायरेक्शन वो ले लेते हैं और दूसरा उसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। लिख गया। सर मतलब अभी तक हम मास को इग्नोर कर रहे थे ना, और फिर ग्रेविटी के कंपोनेंट्स और एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स वैसा कर रहे थे काइनेमेटिक्स में। नहीं काइनेमेटिक्स में हम लोग एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, हम लोग काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मैकेनिक्स में हम लोग मोशन की वजह को डिस्कस करते हैं, समझे ना क्या है? हाँ सर। मतलब फोर्स को डील करते हैं, और वहां पे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पे हमें ये मतलब होगा कि वो वेलोसिटी आई कैसे। हाँ चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ाएं। हाँ सर। चलो एक और डायग्राम आप लोग बनाओ। अच्छा ये सबने बना लिया हो तो इसी को मान लेते हैं। मैंने तुमसे कहा कि भैया एक दीवार है, चलो ये दीवार, ये फर्श है, ये ग्राउंड है, और ये मतलब ये फ्लोर है और ये दीवार है, ऐसा कुछ है। अब देखते हैं सब लोग कैसे बनाते हो, तुम लोग बना लोगे, ठीक है। इस दीवार पे हमने क्या किया, कोई ऐसे एक रॉड होती ना, रॉड, ऐसे हमने मतलब टिका दिया ऐसे, ये रेस्ट में है। अब यहाँ पे बनाओ नॉर्मल, फ्रिक्शन सब बनाओ। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या लगेगा, इसका mg जो लगता है बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है। क्या कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास वो तुम अभी इमेजिन रखना कि ऐसी सेंटर पे बीच में लगा देंगे, ठीक है। चलो ये mg हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पे नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। परपेंडिकुलर टू ये है ना सरफेस, देखो पहले ये है ना सरफेस, तो हाँ सर। इस पे देखो सरफेस किसका कांटेक्ट, ध्यान से समझो अभी इसको। तुम्हें पता है कि यहाँ पे कांटेक्ट में इस रॉड का सिर्फ एक पॉइंट ही है, रॉड का सिर्फ एक पॉइंट है। जबकि अब ये मान लो ये रॉड फिसले, मान लो ये रॉड स्लिप कर जाए पीछे, तो सरफेस तो इसका कवर करेगी ना, ये सरफेस तो इसका कवर करेगी नहीं। हाँ सर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा नॉर्मल, ये ध्यान रखना। अब यहां बताओ, यहां पे भी देखो ये स्लिप करे अगर, तो सरफेस तो ये वाला कवर होगा ना, यस सर। सरफेस के परपेंडिकुलर यहां होगा नॉर्मल, N2 मान। अब सोचो ये इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ होती है, ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रही होगी, नीचे सरक रही होगी, नीचे। तो ये वाला पॉइंट कहाँ खिसक रहा होगा, पीछे की तरफ ना।
यस सर तो इस पे हाँ लेफ्ट, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? राइट में राइट में, तो ये फ्रिक्शन हो गया F1। अच्छा ये वाला पॉइंट नीचे खिसक रहा होगा क्या? यस सर। हाँ सर कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन ऊपर लग गया होगा और ये स्लिप करने से बच गई होगी, समझे कि नहीं? बोलो भैया। हाँ सर। तो मैंने बोला ये रेस्ट में है, एट रेस्ट है, ये ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ऐसी रेस्ट में रखी हुई है। तो ये मैंने फोर्स डायग्राम बनाया है, आपको समझ में आ गया ये बात? हाँ सर। अच्छा जरा इसका बताओ, अगर इसी में मैं एक केस ले लूं, ये वाला देखना, थोड़ा सा डिफरेंट केस ले लेते हैं इसका, सभी लोग देखना ध्यान से। चलो ये मैंने क्या किया कि रॉड जो अभी मैंने यहाँ टिकाई थी बीच में, अब मैंने क्या किया, इस रॉड को ऊपर निकाल दिया इस, ठीक है? समझ गए होंगे? हाँ समझ गए। अब इस केस में सर मतलब दीवार छोटी और दीवार के उस पार भी है। बिल्कुल हाँ के ऊपर निकल गई रॉड ये, ठीक है ना? ये चलो भाई, तो ये पहले रॉड ऐसे बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, चलो अब बनाओ नॉर्मल। तो यहाँ नॉर्मल ऐसे लगेगा, सही है ना? ये तो सही है। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल बताओ कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू रॉड। लगेगा परपेंडिकुलर टू लॉ। अब यही ध्यान रखना है। अब सरफेस बताओ किसका है? ये फिसलेगी रॉड, तो सरफेस तो रॉड का कवर होगा ना? यस सर हाँ सर। दीवार का सरफेस कवर होगा, वॉल का, रॉड का होगा रॉड का, रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर N2 लगेगा, समझ गए? अच्छा यहाँ पे कोई मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, या हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन बताओ कहाँ लगेगा? क्या ऐसा लगेगा? राइट में। हाँ राइट। ऑब्वियसली यार, ये रॉड खिसकेगी तो लेफ्ट में ही खिसकेगी, ऊपर तो नहीं चढ़ जाएगी अपने आप, है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे भी मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है, तो फिर रॉड के सरफेस अलोंग द रॉड टेंजेंशियल, मतलब इस रॉड का ये पॉइंट नीचे खिसक रहा होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ ऊपर। ऐसे, सही है ना? सही है। और और M2 ये क्या लगेगा? mg। चलो ये बना लो। सर अगर पहली डायग्राम में वो स्लिप नहीं होता है तो F2 mg के बराबर रहेगा क्या? नहीं, F2 F2 mg रहेगा। देखिएगा, N1 ऊपर है, F2 ऊपर है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और नीचे कितना है? mg इस, समझे कि नहीं? N2 F1 के बराबर। F1 के बराबर। हाँ, ये और ये हाँ, बराबर सर। होंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में देखोगे तो ऊपर F2 है, ये देखो N1 है, ये दोनों ऐड होके और mg को बैलेंस कर लेंगे, समझ गए? हाँ समझ गए। चलो जल्दी लिखो। मतलब सर N1 और N2 का रिजल्टेंट mg को कैंसिल करेगा। N1 और N2, अरे अब बोल तो, N1 और F2। N1 और F2 का रिजल्टेंट mg को बैलेंस कर, mg। वो कोइंसिडेंटली N2 और F1 बराबर है, मतलब N2 और F1 भी बराबर है। अरे समझे कि नहीं? हाँ चलो पहले ये बना लिया, अब एक और केस लिखो। मान लो ऐसा कोई V शेप का ग्रूव है, ठीक है, और इसमें हमने एक ऐसे बॉल डाल दी ऐसे, फ्रिक्शन है क्या इसमें? हैं? फ्रिक्शन किसमें? इसमें यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। नहीं सर लगेगा ही नहीं क्योंकि वो अब टेंजेंट के अलोंग रेडियस पे उसका नॉर्मल अब देखो, तो यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन ऐसे एक्ट नहीं करता। फ्रिक्शन हो मतलब फ्रिक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो हम फ्रिक्शन अब तो अभी कहीं आएगा ही नहीं, वो तो मैं ऐसे सिंपली तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ, फ्रिक्शन अभी कहीं दिखेगा ही नहीं तुम्हें। चलो अच्छा यहाँ बताओ पहले तो एफबीडी बनाओ इसका, तो ये क्या लगेगा नीचे? mg लगेगा।
अच्छा, जहां जहां कांटेक्ट है क्या हर जगह पे नॉर्मल लगेगा? हाँ हाँ सर। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो ये कांटेक्ट पॉइंट जो है उसके साथ रेडियस जो है वो नॉर्मल नहीं? देखो हाँ पे रेडियस हमेशा नॉर्मली तो होती है। ये टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ अब यहाँ नॉर्मल कहाँ लगेगा? बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही तो लगेगा। हाँ टुवर्ड्स। नॉर्मल कहाँ लगेगा? यहीं तो लगेगा। वर्ड सेंटर। इनवर्ड लगेंगे दोनों नॉर्मल। कहाँ लगेंगे? रेडियली। फिर दोनों नॉर्मल के रिजल्टेंट ऊपर लगेगा ये एन एमजी के और बराबर। ये एन। अब समझो अब ध्यान से, नॉर्मल जो है ना ये दोनों, इन दोनों का एक कंपोनेंट करो। एक देखो ऊपर आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा। हाँ ऊपर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। ये हॉरिजॉन्टल वाले आपस ही में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तभी होंगे वो कैंसिल जब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल बराबर होंगे। समझ में आया? तभी तो उसके ये कॉम्पोनेंट्स बराबर होंगे, क्योंकि एंगल सेम है, क्योंकि एंगल सब सिमेट्री है पूरी। तो इसका मतलब आप बैलेंस बताओ कैसे होंगे? दोनों एन का जो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट आएगा वो एमजी को mg के बराबर होगा। एमजी के बराबर। हॉरिजॉन्टल वाला क्या करेगा? एक एक दूसरे को दूसरे के बराबर। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हो गया ना बैलेंस ये भी? हाँ हो गया हो गया। चलो ये बना लो। सर मतलब अगर कोन को टिल्ट किया तो N1 और N2 का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अनइक्वल हो। बिल्कुल बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। N1 और N2 बन जाएंगे फिर ये। ठीक है? ठीक है। हाँ सर। आप चाहो तो इसको और भी देखो, और डिटेल में भी कर सकते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे आगे बढ़ा लो। ये एंगल मान लो क्या? थीटा। ये भी मान लो क्या? थीटा। देखो थीटा थीटा। अब हमें और ज्योमेट्री भी पूरी ड्रॉ कर सकते हैं हम। कैसे? एन का 90 हो जाए। और और 90 एन माइनस। का ये कंपोनेंट। अब देखो ये थीटा है कि नहीं? ये थीटा है? हाँ और इसके यस सर। आगे बढ़ाओ, इमेजिन करो तो यहाँ देखो 90 एंगल बनेगा ये वाला। हाँ। यस ये सर। थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। वो थीटा हो जाएगा सर ऊपर। वो ऊपर वाला थी। ऊपर वाला थीटा आएगा। तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं सबको? हाँ हाँ सर। तो अब ये कंपोनेंट भी पता चलेगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा है ना? अगर ये N1 और ये N2 मान लें हम, तो N1 cos थीटा और ये N2 cos थीटा, ये मस्ट बी इक्वल ना? हाँ तो यस। इसका मतलब है कि N1 बराबर N2, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। समझे? हाँ समझ गया। तो ऊपर जो कंपोनेंट्स आएंगे ये दो कंपोनेंट n sin थीटा, n sin थीटा, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस कर लेंगे। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट हो गया। समझ गए? चलो भाई लिख लो इसको। सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि नेट फोर्स 0 जब नहीं रहेगी तभी फ्रिक्शन लगेगा। बिल्कुल। नेट फोर्स अब अगर अपने आप ही नेट फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तभी आता है जब बॉडी पे नेट फोर्स लगाते हो आप। हाँ चलो लिख गया है? हाँ कैसे क्या? चलो आप सुनो। हाँ अच्छा अब देखो हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की। अभी नॉर्मल रिएक्शन पे हमारा फोकस था, अब है टेंशन फोर्स पे। टेंशन फोर्स से ही तो होता भैया। कौन लगाता है ये टेंशन? स्ट्रिंग। 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 अब थोड़ा सा गौर करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। मान लो ये एक सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस है। ठीक, अब हम फ्रिक्शन एक्शन हम इग्नोर कर रहे हैं। स्मूथ सरफेस, इस पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। बी। फिर देखो ये बंधी हुई है क्या? रस्सी। फिर ये है ए।
समझ गए? और यहाँ से कोई आदमी है वो अपने हाथ से पकड़ के इसको मान लेते हैं कि खींच रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है वो? बोलो। F. अब बताओ क्या होगा। अच्छा, ये एफ किस पे लग रहा है? ए पे लग रहा है कि बी पे लग रहा है? ये बताओ पहले तो। ए पे लग रहा है, ठीक है। तो ए पे ही लग रहा है, ये समझ लेना। ये बी देखो, अच्छा ये ए और बी दोनों चलेंगे कि नहीं आगे? हाँ सर। हाँ ये चलेंगे। तो बी कौन से फोर्स की वजह से चला? एफ की वजह से चला क्या बी? नहीं। नहीं। ये मत सोचना कि जो ये बी वाला ब्लॉक है ये इस फोर्स की वजह से चल रहा है, बिल्कुल गलत। इस फोर्स की वजह से तो सिर्फ ए चल सकता है, क्योंकि ये ए पे लग रहा है। तो ए पे लग रहा है तो ए पे ही लगा हुआ मानेंगे हम। ये नहीं है बी ए को तुम्हें ऐसे सोच लो, अरे ये बी वाला भी तो इसी की वजह से चल रहा है तो इसी पे लगा दो। अच्छा, अब देखते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ए वाला ब्लॉक भागेगा कहाँ? राइट में, सही है। भागने की कोशिश करेगा राइट में, सही है। हाँ। लेकिन ए आगे भाग तो जाएगा, भागने लगेगा, लेकिन ये रस्सी देखो टाइट हो जाएगी फिर। हाँ सर। तो ये रस्सी जो है इस ए को आगे बढ़ने का क्या करेगी? अपोज करेगी। अपोज करेगी। तो ऐसे एक फोर्स लगाएगी रस्सी, देखो ऐसे एक फोर्स लगाएगी। एक्चुअली में हुआ क्या, क्योंकि बी का इनर्शिया है। ए तो चलने लगा, ठीक है, फोर्स की वजह से, लेकिन बी में भी इनर्शिया है तो बी अपोज करेगा, तो बी यहां भागेगा। तो यहां रस्सी के थ्रू एक फोर्स लगेगा इस तरफ। अब थोड़ा सोचो, सब लोग ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो फोर्स है ये किसने लगाया है? लोग का फोर्स है। रस्सी ने लगाया ए पे। किसने लगाया? अच्छा यार, एक छोटी सी बात मुझे और बतानी थी। अच्छा एक बात, नोट लिखो पहले तुम लोग, एक नोट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट लिखो। क्या होता है F बराबर? m into a वेक्टर। चलो एक बॉडी ले लेते हैं जो मास लेस है, ठीक है। लेट अस टेक अ मास लेस बॉडी। जैसे रस्सी, बिल्कुल हल्की रस्सी है, तो क्या होता है अपने मैकेनिक्स में हर बहुत जगह मिलेगा तुम्हें मास लेस। लेट अस टेक अ मास लेस बॉडी, ठीक है, समझे कि नहीं? अरे बोलो यार। देन एम इक्वल, हाँ सर समझो। एम क्या होगा? 0। 0। तो एम 0 होगा तो एफ नेट क्या है? 0 है। तो किसी मासलेस बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है? हमेशा 0 होता है। नेट फोर्स ऑन अ मासलेस बॉडी इज ऑलवेज 0। अब ये कोई भूलेगा नहीं और हम हर जगह यूज भी करोगे। massless body, the net force on the massless body is always 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, बताओ एक्सेलरेशन हो सकता है? नो। अब बस यही मुझे बताना है, एक्सेलरेशन हो सकता है उसमें, समझे? इसी केस देखो, इसमें इस केस को देखो, मास 0 है उसका, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, समझे कि नहीं? हाँ 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 सर। सर। तो मासलेस बॉडी मस्ट, मासलेस, किसी मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स मस्ट बी 0, बट स्टिल इट मे हैव एन एक्सेलरेशन, समझे कि नहीं? हाँ सर। तो हाँ लिखो, सर। लिखो कैसे इसको, सर? पहले ये पूरा लिखो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दस a mass does, लिखा तो है, the net force on a massless body is always 0, but still it may have, बोलो, an एक्सेलरेशन। ये लिखो। सर अगर नेट फोर्स 0 है तो वो मोशन में कैसे आ सकता है ऑब्जेक्ट? हाँ सर वही। नेट फोर्स 0 है, देखो इधर, नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 0 हो
और हो सकता है ना हो, समझे कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ चलो मैंने एक्सेलरेशन 0 ही मान लिया, तो क्या वेलोसिटी 0 होती है क्या? नहीं, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, 0 तो नहीं होती ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा वो। समझे कि नहीं? सर v भी कांस्टेंट या फिर 0 रहेगा ना? तो v अगर 0 है ऑलरेडी तो 0 रहेगा, हाँ कांस्टेंट ही है ना। लेकिन अगर कुछ आ गई होगी उसके पास वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी। और ध्यान से पहली बात तो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी बॉडी में एक्सीलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी मूव नहीं कर सकती। ये हमने, अच्छा सोचो तुम ऐसी बॉडी दुनिया में है जिसमें मास 0 हो? नहीं। ये हाइपोथेटिकल क्या है, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं हम लोग, होगा नहीं ऐसा, लेकिन हमें जो एजम्पशन लेना पड़ेगा वो अगर बोल देगा कि मास लेस बॉडी है तो आप मानोगे कि हमेशा नेट फोर्स क्या होगा 0, बट एक्सेलरेशन तब भी होगा, मतलब वो तब भी मूव कर रहा होगा, ठीक है? हाँ सर। उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी। हाँ अब देखो उस पे नेट फोर्स 0 है तो बताओ उस पे कोई वर्क हो सकता है? नेट फोर्स ही नहीं तो वर्क हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं। तो एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर में, देखो v जो है वो होगी उसके पास, v होगी, लेकिन हाँ मास क्या है 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तब भी हमेशा 0 होगी। अब तुम सोचो ऐसी कोई दुनिया में बॉडी जिसके पास वेलोसिटी हो और काइनेटिक एनर्जी 0 हो, तभी होता है जब मास 0 हो, ठीक है? तो ये समझो कि फोर्स 0 है इसलिए उस पर वर्क नहीं होगा, उसमें एनर्जी नहीं आ सकती, उसमें मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन इस मूवमेंट के लिए वेलोसिटी होगी उसमें, इस मूवमेंट के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब इस वेलोसिटी की वजह से उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी स्टोर, तो क्योंकि मास ही 0 है। समझे ना? समझे समझे। अभी समझोगे तुम और समझोगे, पहले तो ये लिखो। चलो अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, हम तुम्हें पीडीएफ भेज दे रहे हैं अभी। बाय। चलेगा सर, थैंक यू सर। बाय सर। बेटा बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। मॉड्यूल सॉल्व करना सब लोगों ने। बोलो हाँ सर, बोलो। क्वेश्चन का क्या करने वाले हो आप? वो जो 3, 4, 5 था वो 3 आंसर। 3, 4, 5 सर 4 नहीं था? नहीं, 3 और 5 था, तो 3 की 3 ही कर दे रहे, चलो ठीक है। हाँ सर 3 सर उसका 4 भी आएगा ना? नहीं सर अगर परपेंडिकुलर हम अरे हाइट से 3 और 5 नहीं भाई, उसमें देखो मैक्सिमम पूछा है उसने, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3 और 5 आएगा। मैक्सिमम 5 आएगा, लेकिन अब कुछ लोगों ने वो परपेंडिकुलर सोच के किया तो मैं 3 भी कर दूंगा आंसर, बाकी 4 तो गलत ही है। कोई भी मेथड से 4 मैक्सिमम नहीं आएगा। सर परपेंडिकुलर अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे डालते तो 3 आता है, अगर वो परपेंडिकुलर हम हाइट पे डालते ना तो फिर 4 आता है। 5 आता है हाइट पे डालते तो। वेलोसिटी भी पकड़नी